ये पब्लिक है, सब जानती है। सरकार को कृषि से टैक्स नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मिलेगा सरकार को टैक्स। किसान हैं कि अड़े हुए हैं और सरकार है कि झुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में किसानों का क्या हाल हो रहा है, आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और जाने माने समाज सेवी रविंद्र कुमार जी से। रविंद्र कुमार जी, मैराथन दौड़ मीटिंग की चल रही है, बैठकों का मैराथन दौड़ चला, कल 8वीं बैठक हो चुकी है, फिर भी नतीजा नहीं निकला। क्या वास्तव में कोई गंभीर मामला है जो किसान नहीं समझ पा रहे हैं या सरकार समझाने में अक्षम है? देखिए, 8वां दौर आपने कहा कि कल बैठकों का हुआ, और जो खबर आती है कि बैठक में क्या हुआ तो वो बताता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीरियसनेस इस मामले में नहीं है। 2 बजे की बैठक थी, 2:32 पे शुरू हुई, 3:35 पे वो ख़त्म हो गई। फिर मंत्री जी ने कहा आओ भोजन कर लें, किसानों ने अपना भोजन अपने आप किया, मंत्री और नौकरशाहों ने भोजन अपना अलग किया विज्ञान भवन में, और उसके बाद जो है दोबारा 5 बजे बैठे और 5:12 से जो है 6 बजे तय हुआ कि अब हम दोबारा जो है 8 जनवरी को बैठेंगे। जी। सरकार जो है मैराथन दौड़ में एक तरह से किसानों को थकाने के काम में लगी हुई है। जी। कि उनको ये उम्मीद थी कि जब ये 26 नवंबर को किसान दिल्ली आए हैं और अब जो है 4 और 5 जनवरी हो गई है, तो ऐसी हालत में 40 दिन का आंदोलन हो गया है और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। दूसरी ओर आप देखेंगे कि किसान जो है आंधी, तूफान, बरसात, ओले, सर्दी, इस सब के बावजूद जो है दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर पूरी तरह से शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं और उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई। जी। सरकार ये सोचती है कि किसान जो है गर्मी से भागेगा, गर्मी के बाद जो है बीमारी से भागेगा, कोरोना से डर के भागेगा, सर्दी आ रही है उससे भागेगा, ओले पड़ रहे हैं उससे भागेगा, उनका सारा सामान भीग गया उससे भागेगा। लेकिन किसान डटा हुआ है, क्योंकि किसान कहता है कि इन हालत में तो हम खेत में रहते ही हैं, तो जिस हालत में वो हमेशा रहते रहे हैं उससे उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अब सरकार जो है वो बंधी हुई है 2 लोगों में, एक अडानी में, अंबानी में। ये मोदी सरकार जब से आई है उसका 2 ही ध्येय है, एक तो जनता जो है अंबानी का डाटा इस्तेमाल करे और अडानी का आटा इस्तेमाल करे। तो डाटा और आटा में ये जो है अडानी अंबानी की सिरपरस्ती चाहते हैं और इसलिए जो है किसान की जितनी भी मांगे हैं ये उनको बातचीत करने का ढंग तो करते हैं, लेकिन मकसद इनका यही है कि वही वाली बात है कि पंछियों की राय माथे पे, पतनाला यहीं गिरेगा। यानी तुम्हारी बात जो है आओ बैठो, बातचीत यहीं से शुरू करो। वो कहते हैं हाँ या ना में आप जवाब दो, सरकार कहती है एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो पूरा बिल है अपने आप में लोकतंत्र के साथ धोखा है, और जिस तरह से ये बिल बना, जिस तरह से पास हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में, अगर जो लोग लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया को जानते हैं वो कहेंगे कि सरकार ने देश के साथ और संसदीय परंपराओं के साथ धोखाधड़ी की है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उन्होंने जब ये बिल पास किया उस समय उनके मन में जो है धोखा था, बदमाशी थी, बेईमानी थी, और उन्हें खुद नहीं पता था कि मैं जो है वॉइस वोट से बिल पास कर रहा हूँ, उसकी प्रक्रिया क्या है। इस देश में अनपढ़ों का राज है, सांसदों को नहीं पता कि आइज और नोज का क्या मतलब होता है। तो आप समझिए कि स्पीकर और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर को पता होगा। मेरे को इस बारे में बड़ी शर्म आती है कि अगर टीवी के आप क्लिपिंग देखें तो आपको पता चलेगा कि वो घर से ही तय करके आए थे कि मुझे बिल को पास करना है, चाहे सांसद जो है इसमें कोई भी अपनी राय दें, और इसलिए बिल पास हो गया। नहीं, सरकार तो रहम दिखा रही है, सरकार किसान हितैषी अपने आप को बता रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक सरकार अपने एजेंडे को बिल के माध्यम से जो तीनों बिल लाए हैं किसानों के हित के लिए, तो किसान, एक नीचे तबके का किसान इसको क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्या ये सरकार की फेलोर मान रहे हैं या किसान की अनपढ़ता मान रहे हैं, जिसकी अशिक्षा मान रहे हैं, जिससे कि वो बिल को नहीं समझ रहे हैं? बिल क्या है जरा फिर एक बार बता दीजिए आप। बिल से पहले मैं आपको एक दुष्यंत कुमार का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उनकी अपील है हम उन्हें मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। कि चाकू कह रहा है कि मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारे सीने में घुप कर जो है तुम्हारा अंत कर दूं। तो जो सरकार जो बार बार अपील करती है वो जो है किसानों को बार बार ये समझाती है कि तीनों बिल तुम्हारे फायदे में है। फायदा कैसे है ये नहीं बताती। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई कड़वी दवाई किसी को चलिए आप बता दीजिए कैसे फायदा होगा और किसान का बिल क्या है वो? इन तीनों बिलों से किसान का कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए मैं नहीं ये बता सकता कि किसान का फायदा होगा। मैं तो वन साइडेड ब्रीफ होल्डर हूँ जो ये मानता है कि तीनों बिल जो हैं ये अडानी और अंबानी और जो नौकरशाह हैं उनके फायदे का बिल है। किसान की जमीन छीनने का बिल है, किसान को आगे से खेतिहर मजदूर बन जाए वो जमींदार की जगह, उसका बिल है। जैसे मैं आपको तीनों बिलों के बारे में एक एक बात बता दूं कि एक तो कहती है कि एपीएमसी कमेटी जो है वो खत्म कर दो,
यानी कृषि उपज मार्केटिंग कमेटी जो होती है, जो देश में अभी जो है 7,302 हैं, जो कि 42,000 होनी चाहिए, ये कहती है कि ये जो 7,000 मंडियाँ हैं ये भी खत्म हो जाए। एपीएमसी का मतलब क्या है, ये भी किसान नहीं जाने का, क्योंकि हम लोग एपीएमसी है एग्रो प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, और एपीएमसी में जो है किसान जाकर जब उसकी फसल पैदा हो जाती है, खड़ी हो जाती है, तो उसे काट कर ले जाता है, और वहाँ पर जो है एमएसपी का मामला होता है कि एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है 23 जिनसों की, 23 फसलों की, और उसके रेट पे जो है, उससे रेट से कम में जो है सरकार उसकी खरीद नहीं करेगी। तो एपीएमसी में जब किसान खेत अपना गेहूं ले जाता है, और जैसे अभी जो है गेहूं का मामला है तो 1872 रुपये उसका रेट है, तो अगर वो वहाँ पर एपीएमसी में बेचेगा तो उसे 1872 रुपये मिलेंगे। मार्केट में उसके प्राइस कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एपीएमसी में किसान को एक उम्मीद रहती है कि मैंने जो फसल की है उसका जो पैसा है वो मुझे उचित मूल्य पर मिलेगा, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, एमएसपी जो है, वो जो है स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसके फार्मूले से तय होनी चाहिए। उसका फार्मूला ये है कि पहला तो ये है कि किसान जो है बीज पर, खाद पर, बिजली पर जो खर्च करता है उसका क्या लागत मूल्य है। बिल्कुल। दूसरा, किसान अपनी खुद की श्रम जो करता है, उसके रिश्तेदार जो श्रम करते हैं, उसके अड़ोसी पड़ोसी जो उसकी फसल में श्रम करते हैं, वो उसमें जोड़ा जाए। और तीसरा ये है कि किसान जो ज़मीन है अगर उस पर खेती ना करके उसे बटाई पे दे दें, उसका किराए पे दे दें, तो उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो भी उसमें जुड़ना चाहिए, और ये उसकी उपज का लागत माना जाता है, और उसमें 50% उसको ये मानना चाहिए कि प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि साल भर या 3 महीने या 6 महीने जो उसने फसल उगाने में मेहनत की है वो उसका प्रॉफिट है, ताकि वो घर अपना चला सके। तो क्या सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही है? सरकार कहती है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चले आओ, आप किसी बड़े जो कॉरपोरेट है उसको अपनी ज़मीन दे दो, और उसके कहने पर वो जैसी आपको चीज़ दे, जो फसल दे, जो उर्वरक दे, जो आपको केमिकल दे, वो डालो और उगाओ, और अगर उसके मन मुताबिक वो जो फसल नहीं पैदा होती तो वो फसल खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। तो इससे नुकसान क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए लुधियाना का किसान है और 3 भाई है, तीनों खेती करते हैं। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अडानी को अपनी जो है, अडानी एग्री को अपनी ज़मीन दे दी। उन्होंने मेरी ज़मीन जो है 1000 एकड़ ज़मीन जो है पूरे मान लीजिए क्षेत्र में इकट्ठी कर ली। उसके बाद उन्होंने ऐसी ज़मीन जो है भोपाल में इकट्ठी कर ली, ऐसी ज़मीन जो है उन्होंने मान लीजिए बिहार में इकट्ठी कर ली। तो वो ये कह सकते हैं कि मैं जो हूँ, मैं जो ज़मींदार हूँ, जो मैं अपनी फसल पे करता हूँ, वो कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तुम्हारी हैसियत जो है हमारे लेबर की है, तुम जाकर जो है बिहार के फार्म में काम करो। दूसरे भाई को कह सकते हैं तुम जो है भोपाल के फार्म हाउस में काम करो। तीसरे को कह सकते हैं तुम जो है पूना के फार्म हाउस में जाके काम करो। तो इससे जो है, जो जमींदार है जिसकी ठसक क्या है कि मेरी ज़मीन है, मैं खुद काश्त करता हूँ, मैं खुद उगाता हूँ, ये मेरी भैंस है, वो परिवार जो है बिखर जाएगा और वो लैंडलेस लेबरर हो जाएंगे। और जिस तरह बिहार का लैंडलेस लेबर जो है पंजाब में नौकरी करता है, ऐसे ही पंजाब के फार्मर आपको बता देगा कि एक भाई जो है बिहार में है, एक भाई जो है पूना में है, एक भाई जो है भोपाल में है, और सारा परिवार बिगड़ जाएगा, और उनकी जो फसलें हैं उनके ऊपर जो है सरकार की मनमर्जी चलेगी। चलिए मान लिया, यानी कि अगर किसान से टाइटल छिनने का डर है इसमें, कि उनकी टाइटल छिन जाएगी कि वो जमींदार हैं। आप जो बता रहे हैं कि उनकी जो लागत है वो खेत की लागत हो जाए, पैदावार की लागत हो जाए, खाद की लागत हो जाए, और उनकी मेहनत मजदूरी का लागत मिला के फिर इसके बाद एक रेट डिसाइड किया जाए ताकि इनको मिले। तो सरकार इसको कैसे नहीं समझ पा रही है? सरकार सब समझती है, सरकार को सब पता है। सरकार जानती है, आपने देखा होगा गोभी 2 रुपये की गोभी जो है मॉल में जो है 600 रुपये किलो बिक रही है। 73 साल हो गए जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से लेके और आज तक सारे सरकार किसान के हित में अपने को ये खड़ा करती रही कि हम उनके पक्ष में। ये जो संकट है ये अब शुरू हुआ है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, खेती का जो नहीं 14 से पहले भी तो रही है। नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ, खेती का रकबा पहले कम था। पंजाब में खेती का रकबा जो है जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो बढ़ा, नहीं तो पड़ती भूमि होती थी और भूमि होती थी, उसको डेवलप किया हमने। हमारे देश के हाल ये था कि आपको पता होगा 1957 में देश में जो है अकाल पड़ा, 1943 में देश में अकाल पड़ा, जिसमें कि जो है 2 करोड़ हिंदुस्तान के लोग, उस समय की आबादी के यानी समझिए 5% लोग मारे गए थे। 67 में हिंदुस्तान में अकाल पड़ा, जब हमने PL80 में जो है विदेशों से अनाज खरीदा, उन्होंने अनाज लिया और उस पैसे को अमेरिका ने हमें एड के रूप में दिया, हम उसको चुका नहीं सकते थे। तो ये जो डेवलपमेंट आई है एग्रीकल्चर में, ये हम कहेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आई है 1967 में, और 67 के बाद जो है फिर दुग्ध क्रांति हुई। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध हिंदुस्तान पैदा करता है, और हिंदुस्तान में दुग्ध क्रांति के बाद अब जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हिंदुस्तान उसकी स्टेज पे है। इसलिए हमारे यहाँ जो सरप्लस आटा है, सरप्लस जो है गेहूँ है, सरप्लस जो है धान है, हर चीज़ का हम जो है सरप्लस उत्पादन करते हैं।
लेकिन सरकार ये चाहती है कि आप जो है जो भी आप उपजाते हैं उसकी कीमत आपको कम मिले, क्योंकि सरकार को कृषि से नुकसान क्या है, जो बात अभी तक किसी ने नहीं बताई, वो ये है कि सरकार को कृषि से कोई टैक्स नहीं मिलता। एग्रीकल्चर जो है वो इंटरनेट टैक्स से बाहर है, तो सरकार को टैक्स नहीं मिलता। तो सरकार कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तो जब मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें 18% जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट को आपकी फसल पे 18% तुरंत मिल जाएगा। लेकिन सरकार ये भी तो कहती है कि आपकी मर्जी, आप ना कॉन्ट्रैक्ट करो। आप ना कांटेक्ट करो वाली बात नहीं है। जब आपने मेरे रास्ते ही बंद कर दिए, जब आपने कृषि मंडी बंद कर दी, जब आपने मेरे को उपज का माल देना ही बंद कर दिया, तो जैसे कि आपने जियो को देखेंगे कि जियो ने ट्राई से मिलके, ट्राई मतलब मोदी से मिलके, जियो ने ये किया कि 1.5 साल तक सब लोगों को का फ्री डाटा दूंगा। फ्री डाटा दूंगा मतलब क्या हुआ कि उससे जो है जितने भी और जो प्लेयर थे मार्केट में मोबाइल कंपनियों के, वो सब दिवालिया हो गए। और जियो का ने 1.5 साल बाद अब जो है अपनी मनमांगी कीमत मांगने लगा। पहले कहता था फ्री लो, अब कहता है, फिर उसने कहा 49 रुपीज़ दो, फिर कहा 99 रुपीज़ पर मंथ दो, फिर 199 रुपये किया, फिर 399 किया, अब 599 कर दिया। यानी वो उसने हमें 3 महीने तो अफीम चटाई फ्री की, और जब हमें अफीमची की आदत हो गई तो हमको वो कहता है जी अब मनमांगी कीमत दो। अच्छा चलिए, इस पर आप रेमेडी बता दीजिए कि ये सारी सरकार अगर किसान विरोधी अगर हम मान भी लें तो आप इसको कैसे रेमेडी दिलवाएंगे? किसान इसमें क्या करे, या फिर कौन सी ऐसी ताकत का इस्तेमाल किया जाए, कौन से ऐसे एजेंडे का इस्तेमाल किया जाए जो कि किसान को फ़ायदा मिले? ऐसा है, जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जो हमारे कैपिटलिस्ट हैं, वो जो है उनका एक ही मूल मंत्र है, जब भी मौका मिले गरीब को दबोच लो, उसका सीने से खून निकाल लो, और खून निकाल के जब उसको 2 रोटी दे दो और ये बताओ जी हमने तुम्हें सब्सिडी दे दी तो 500 रुपये तुम्हारे खाते में दे दिए। मोदी जी किसान का भला नहीं करना चाहते, वो कहते हैं तुम 6,000 रुपये महीना जो है हम तुम्हारे खाते में डाल देंगे, इससे खुश रहो। लेकिन 6,000 से एक परिवार नहीं पल सकता। अगर 5 लोग हैं और 6,000 रुपये मिलेगा तो एक आदमी को पता चला कि 4 रुपये भी नहीं मिले और वो भूखा मरेगा, 4 रुपये में आप खा नहीं सकते। सर, किसान समाज का आखिरी इकाई होता है, पहला इकाई उसको मान लीजिए कि पहला इकाई होता है वहाँ से, और वहीं से समाज की रचना होती है और वहीं से अन्नदाता यानी हम लोगों को रोटी मिलती है। तो मैं आपसे वही सवाल फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक किसान को कैसे फ़ायदा हो, क्योंकि अब खेती हो गई, लागत वाली खेती हो गई है, पानी ज़मीन के नीचे चला गया है, खाद के दाम बढ़ गए हैं, बिजली की वही स्थिति है, मारामारी है, फिर इसके बाद मंडियों की स्थिति आ गई है, फिर मंडियों में दाम उनके नहीं मिलते। तो इन चीज़ों को किस प्लेटफॉर्म से बहस किया जाए या इनको कैसे दिया जाए कि वहाँ पे किसान जो नीचे तबके का किसान है वो राहत महसूस कर सके और उनकी आमदनी बढ़ सके? देखिए ऐसा है, मैं जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी वो उस पर यही सवाल दिए गए थे और उन्होंने इन्हीं का 10 चीज़ों का जवाब दिया था। स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि कृषि जो है राज्य का विषय है, इसे समवर्ती सूची में डाला जाए। उन्होंने कहा कि जो जंगल की ज़मीन है उसको किसी भी हालत में काटा ना जाए, उसका कोई औद्योगिक या व्यावसायिक इस्तेमाल ना हो। उन्होंने कहा कि किसान के ऊपर जो लोन हो जाता है, कर्ज हो जाता है, उससे कर्ज मुक्ति के लिए उसको जो है उसकी कोऑपरेटिव बनाकर जो है उसको पैसा दिया जाए। और उन्होंने ही ये व्यवस्था की थी कि एपीएमसी की व्यवस्था हो और किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, उसको जो उपज का 50% जो है लागत मूल्य पे मिले। तो ये सारी बातें करनी चाहिए थी सरकार ने, लेकिन सरकार ने इन सारी चीज़ों को जो है नज़रअंदाज करके एक तरह से पहले अपनी मनमानी करके पहले तो वो 3 अध्यादेश ले आए और उसके बाद उसे बिल में कन्वर्ट कर दिया। और उन्होंने किसी भी स्टेक होल्डर से, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। कृषि के लोगों से करनी चाहिए, वैज्ञानिकों से करनी चाहिए, आम जनता से करनी चाहिए। आप भी जैसे संसद को कवर करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार वो स्टैंडिंग कमेटी को चला जाता है और स्टैंडिंग कमेटी लोगों से कहती है आप अपनी राय दें, अपने सुझाव दें, अपने विचार रखें। इसमें कुछ नहीं किया गया, ये घंटों और दिनों के हिसाब से हुआ। यानी आप देखिए कि 23 मार्च 2020 के बाद संसद जो है सिर्फ 5 दिन चली है और 5 दिन में भी वो 4-4 घंटे चली है। यानी 4 घंटे का मतलब 20 घंटे लोकसभा चली, 20 घंटे राज्यसभा चली। तो इसका मतलब है संसद को अर्थहीन बना दिया गया है, सरकार ने मनमर्जी की है। और इसीलिए ये समस्या जो है जब सामने आई, विकराल ले ली, तो सरकार को सूझ नहीं रहा कि हम किसको इसका दोषी बताएं या किस पे ब्लेम डालें। रविंद्र जी, आप कानून के भी जानकार हैं, आप पार्लियामेंट के अधिकार की भी आपको जानकारी अच्छी तरह से है। सिर्फ एक सवाल आप मुझे बता दीजिए कि अगर इस कानून को सरकार विड्रा कर लेती है, जिस पे किसान अड़े हुए हैं कि आप इनको विड्रा करो, तो इनको कौन सी रेमेडी मिल जाएगी? अभी विड्रॉ करने से जो संकट है वो खत्म हो जाएगा। संकट होने, जो कृषि का मूल संकट है वो दूर नहीं हो रहा। तो क्या पहले जैसा छोड़ दिया जाए इनको? मैंने कब कहा? ये तो स्वामीनाथन कमेटी ने भी नहीं कहा।
उसने कहा है एमएसपी की व्यवस्था, उससे 10 के 10 सुझाव दिए सरकार। एक मैं कहता हूं कि भाई जो है गला काटने की जगह या ऑपरेशन होता है किसी आदमी का और डॉक्टर कहता है भाई इसकी हालत बड़ी नाजुक है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के साथ साथ वो कहता है जी दिल का ऑपरेशन करूंगा तो ऐसी दवाई देनी पड़ेगी कि इसकी दोनों किडनी खराब हो जाएंगी, और किडनी खराब हो जाएंगी तो फिर इसका डायलिसिस होगा। तो उस समय एक विचित्र स्थिति होती है कि आपको मरीज को भी बचाना है, मर्ज को भी दूर करना है और मरीज को भी स्वस्थ रखना है। तो ये 3 सवाल है, इन सवाल को इमेजिनरी रूप में हम उसका हल नहीं ढूंढ सकते। समस्याएं सामने हैं, उन समस्याओं पर बैठकर खुले दिल से विचार करने की जरूरत है और विद्वान लोग करें। मूर्ख लोगों के हाथ में अगर आप दे देंगे, बंदर जो होता है मेहनत बड़ी करता है लेकिन वो खेत को उजाड़ता ही है। विद्वानों में वही तक कह रहे हैं। अभी सरकार कल की जो बातचीत हुई उसमें तो यही कही सरकार कि आपको एक हम समिति बना देते हैं, कमेटी बना देते हैं। समिति बनाकर तो सरकार इस आंदोलन की हवा निकालनी चाहती है। एक जो मोमेंटम बना है, बनते बना है, तो हर बार जो है सुनामी नहीं आती। ये एक तरह से सरकार के लिए सुनामी है। दिल्ली के दरवाजों पे जो लोग खड़े हैं वो सुनामी में खड़े हैं। रास्तों में आप देखेंगे, अगर गूगल सर्च में जाएंगे और उसको आप सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो हजारों किसान जो है रास्ते में अटके हुए हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। वो रेंगते हुए लगते हैं जैसे साए जो है दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। सरकार को सब पता है। सरकार इस पूरे आंदोलन को एक तरह से डिफ्यूज करना चाहती है। समिति बनाने की राय जो है सरकार की जो है बेवकूफ़ बनाने की राय है। उनसे समय टाइम बाई करने की उनकी एक समस्या है और वो समझते हैं कि एक बार किसान आंदोलन को हमने छिन्न भिन्न कर दिया तो दोबारा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए इस मंशा से काम। एक अंतिम सवाल है आपके साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है और जो बाइडेन अभी 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। वैसे तो अमेरिका और भारत के जो संबंध रहे हैं और जिस तरह से किसानों का इशू 40 दिन तक आज बल्कि 41वां दिन हो गया वैसे, तो क्या इसका भी पूरे विश्व में असर पड़ेगा या कोई दबाव आएगा वहाँ से? नहीं पूरे आप समझिए, हिंदुस्तान बड़ी विचित्र स्थिति में है। आपने देखा कि ट्रूडो ने कहा कि हम जो है हिंदुस्तान के आंदोलन का समर्थन करते हैं। ब्रिटेन के पार्लियामेंटेरियन ने कहा हम समर्थन करते हैं। अमेरिका के सेनेटर और कांग्रेसमैन ने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। पूरी दुनिया में इसका समर्थन किया जा रहा है और सब जगह कहा जा रहा है कि ये विचित्र आंदोलन है जो बड़ा अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है। दुनिया में आज तक इतना बड़ा 40 दिन का आंदोलन नहीं चला। गांधी का 13 दिन से बड़ा कोई आंदोलन दुनिया में आज तक नहीं चला। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई या अमेरिका की राज्य क्रांति हुई, वो पूरे आंदोलन जो है 7-7 दिन में चले और उन्होंने वहाँ की सत्ता का पूरी तरह से समूल नाश कर दिया। ये 40 दिन तक आंदोलन चल रहा है और किसान इस तरह से आया है कि हम जो है 2 महीने रहेंगे, 4 महीने रहेंगे, 6 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, हम टिके रहेंगे यहाँ पर। तो इस आंदोलन में जैसे आपने कहा जो बिडेन की बात है, तो अमेरिका जो है मानव मूल्यों को और स्वतंत्र राजनीतिक स्वतंत्रता को कभी भी उसका विरोध नहीं कर सकता। और जिस ढंग से ये आंदोलन चल रहा है, भारत सरकार को सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ये कहा जाता था मोदी जी जो है हिंदुस्तान की जो है इमेज विदेशों में बना रहे हैं। मोदी जी जाते थे, उन्होंने ह्यूस्टन में एक सम्मेलन किया कि भाई हाउ डू मोदी, ऐसे दिल्ली में करा उन्होंने कि नमस्ते ट्रम्प, ऐसे वो और शहरों में जाके और राज्यों में जाकर और देशों में जाकर जो है बड़ी रैलियां करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के जितने लोग बाहर हैं उनमें से आधे लोग जो है वो पंजाब के सिख और पंजाब के रहने वाले लोग हैं और वो सारे के सारे लोग जो है इस समय जो है ट्रांसमीटर बने हुए हैं। वो बार बार मोदी सरकार के बारे में कहते हैं कि सरकार जो है लोगों पर अत्याचार कर रही है और इसलिए भारत की जो पूरी छवि है पूरी दुनिया में वो इस आंदोलन की वजह से खराब हो रही है और सरकार के अड़ियल रवैये से लोगों को ये संदेश जा रहा है कि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की गुलाम है। तो चलिए, ये थे विभाग बातचीत में हमारे साथ रविंद्र कुमार जी, जिन्होंने ये कहा कि सरकार को अड़ियल रुख अपनी छोड़नी पड़ेगी और किसान चूँकि समाज की इकाई होते हैं इसलिए उनको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सजो कर रखने की ज़रूरत है और इसके लिए सरकार को वो करनी चाहिए जिससे किसान सुखी रहें।